यार वर्दी वाले दोस्त हमारे तैयार हो जाएं, आज के सवाल से 2 नंबर पक्के हैं। क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। चाल, समय और दूरी। तो चाल, समय और दूरी का ये टॉपिक आज हम शुरू करेंगे और आज से अगले 7 जून या 5 जून तक एक हर दिन एक एक क्लास में एक नए नए टॉपिक के साथ, या जैसे मान लो कि टाइम एंड स्पीड बड़ा टॉपिक है 2 दिन या 3 दिन, तो मैं आपके अर्थमेटिक के सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक आने वाले हैं सबका मैं आपको 5 जून तक एक क्रैश कोर्स टाइप करवा के और आपका वो पूरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको जो ये क्वेश्चंस हैं और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां पे जाके आपको ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेनी है और घर में प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स के लिए मैं जिम्मे लेता हूं, बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए। क्रैश कोर्स टाइप में कंप्लीट करवा दूंगा और उससे आपका जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे ना, तो आपको क्या है कि एकदम ताजगी ताजगी महसूस होगी कि हाँ मैं अभी अभी पढ़ के आया हूं। और अभी अभी आप जब पढ़ के आपको लगेगा कि मैं अभी अभी पढ़ के आया हूं, तो फिर आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। तो आप तैयार हैं फिर? तो वर्दी पक्की है ना इस बार? चलो पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत है ना तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जरूर कि आपको यहाँ पे ये समस्या आ रही है। हम बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे और बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे और सब कुछ समझ के धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। आपको क्या करना है, केवल व केवल आपको अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर हमारा वीडियो या मेरी क्लास आपको ठीक लग रही है तो फिर इसको लाइक कर लेना है और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। ठीक है? तो चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, पहले मैं बेसिक आपको समझा देता हूं कि चाल, समय और दूरी होती क्या है। चाल, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, समय और दूरी, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसको मैं बोलूं तो स्पीड, इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस, ये हमारा टॉपिक का नाम हो गया। चाल, समय और दूरी। चाल क्या होती है? आपसे अगर पूछा जाए कि चाल आप बताओ चाल क्या होती है, तो आप बताएंगे कि जो चाल होती है वो दूरी बटे समय, यही होती है ना। जो चाल मतलब स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बटे कितना हो जाता है, टाइम हो जाता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि समय, तो समय यहां चला जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। तो आपसे पूछा जाए कि समय क्या होता है, तो आप बताएंगे जो समय है वो दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो ये जो समय मतलब टी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। आप इन दोनों फॉर्मूला में देखेंगे कि डी और डी, अगर मैं आपसे बोलूं कि डिस्टेंस, अगर किसी भी सवाल में डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए, डिस्टेंस को कांस्टेंट करने का मतलब क्या है वो समझो, कि उसने बोला कि ए से बी तक एक्स ट्रेन या एक्स व्यक्ति जाता है ए से बी तक और वाई व्यक्ति जाता है बी से ए तक, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई ना। जितनी डिस्टेंस एक्स चलेगा उतनी ही डिस्टेंस वाई चलेगा। तो ऐसे केसेस में अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का निशान लगा के आप इसको नोट कर लेंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो जो चाल होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, समय के। और जो समय होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, चाल की। ये बात आप समझ पाए या नहीं? इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, बाद में बताऊंगा। आप इसको सिर्फ समझते चलेंगे और नोट करते चलेंगे और इसको इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा लेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट में आपका जहां पर भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी वहां पर ये दोनों फॉर्मूला आपके सवाल में लगने वाले हैं। मैं बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक सवाल आपके सामने आया कि ए से कोई व्यक्ति पॉइंट ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी, और दूसरा व्यक्ति को ये वो बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। तो मैं अब इस वाले सवाल में आपकी जो डिस्टेंस है, जितनी ए चल रहा है उतनी ही, सॉरी ए और बी की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। तो जो व्यक्ति ए से चलेगा वो भी उतनी ही दूरी चलेगा, जो व्यक्ति आपका बी से चलेगा वो भी उतनी ही दूरी चलेगा। तो आपसे अगर स्पीड दी गई है ना, ये क्या दी गई स्पीड, आपसे टाइम पूछा जाए तो स्पीड अगर 4 और 6 का अनुपात है तो जो टाइम होगा वो 6 और 4 का अनुपात हो जाएगा। देखो मैंने रिवर्स कर दिया ना, यहाँ पे जो चाल थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के। तो अगर चाल उसकी 4:6 है तो उसको जो समय लगने वाला है वो 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो कट रहा है वो काट दो,
2 से कटेगा। तो आपसे अगर पूछी जाए कि उस दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो 4 गुणे 3 करोगे तो कितना आएगा 12, और 6 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा 12। मतलब जो डिस्टेंस थी वो कांस्टेंट थी या नहीं थी, डिस्टेंस बराबर थी दोनों केसेस में। तो ऐसे सवालों में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो स्पीड होगी वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और जो टाइम होगा वो चाल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे सवाल आएंगे, आपको बहुत डीपली मैं इस बात को समझा दूंगा, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात को बिठाना है, क्या कि वो आपकी जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। दिख रही है ना, 4 गुणे 3 करोगे तो भी 12 आया, 6 गुणे 2 किया तो भी 12 आया, मतलब डिस्टेंस दोनों केसेस में बराबर आ गई। अब यहां मान लो अगर समय दिया गया होता तो हम स्पीड को निकाल लेते, तब भी डिस्टेंस निकाली जा सकती थी। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए बहुत सवालों को बहुत आसान बना देता है। बेसिक बेसिक बात आप समझ गए, कोई डाउट नहीं है अभी तक। अब दूसरी और बेसिक बात, मैं इसको रफ कर देता हूं, हटा देता हूं, हमारे पास पेज की कमी है तो मैं इसको रफ करके हटा दिया। ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि 1 महीने के अंदर आपका क्रैश कोर्स टाइप का मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको पूरा का पूरा। बात क्लियर हो गई? ये भी मैं हटा देता हूं, ये भी मैं रफ कर देता हूं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। हालांकि मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होगी, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूं। किलोमीटर प्रति आर से अगर मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। किलोमीटर ये किस में चला जाता है, मीटर प्रति सेकेंड में। ऐसा होता क्यों है वो समझ लो। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है ना, और 1 घंटे में कितने 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने हो जाते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जीरो और 1 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो ये कितना आ गया, ये 10/36, और ये 2 से काट दोगे तो ये 5 और ये 18। इसीलिए कहा जाता है कि किलोमीटर पर आर से मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। ये बात भी आप डिटेल में समझ गए कि क्यों गुणा किया जाता है, आप समझ गए होंगे। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चल, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब और तो कुछ, हाँ, दो चीजें और बची हुई हैं, वो मैं और आपको समझा देता हूं। एक तो ये कि जब 2 ट्रेन, 2 कारें, 2 हवाई जहाज, कुछ भी आप ये कह सकते हो कि 2 आर्टिकल जब सेम दिशा में चले, एक ही डायरेक्शन में चले, जैसे कहने का मतलब ये कि ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से कोई ट्रेन एक्स इधर जा रही है और कोई दूसरी ट्रेन वाई है ना, वो भी इधर की तरफ ही जा रही है, सेम डायरेक्शन, इसको बोलेंगे एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। तब ऐसे सवालों में आप क्या करते हो कि जो स्पीड होती है, जो इफेक्टिव स्पीड होती है, इफेक्टिव स्पीड या जिसको आप हिंदी में बोलोगे प्रभावी चाल जो होती है, वो क्या हो जाता है, इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। अच्छा, इस बात को समझ लेते हैं कि अंतर क्यों होता है। आप लोग बाइक ड्राइव करते हैं, अगर आप पीछे से किसी बाइक को ओवरटेक कर रहे हैं तो उसकी स्पीड, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, तो आप पीछे से अगर उसको ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप उसको ओवरटेक कर पाएंगे। तो जब आप सेम दिशा में चल रहे होते हैं तो आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी, जो प्रभावी चाल होगी, तो उसकी स्पीड और आप जो चल रहे हैं ना, तो आप जो मान लो 80 चल रहे हैं, तो 60 में 80 और 60 का अंतर कितना 20 है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आप ज्यादा चल रहे हैं, तभी आप उसको ओवरटेक कर पाए। सेम दिशा की बात हो गई। लेकिन जब यही चीज अपोजिट हो जाए एक दूसरे की तरफ, ये ए है और ये बी हो गया, ये इस तरफ चल रहा है और ये एक दूसरे की तरफ जब ये चलने लग जाएंगे, तो उस केसेस में जो इफेक्टिव चाल, मतलब प्रभावी चाल जो होती है, जो प्रभावी चाल होती है, वो दोनों का क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये 4-5 बेसिक बेसिक बात थी जिसको आपने नोट कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। एक तो मैंने आपको ये बताया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट अगर है, तो जो स्पीड होगी वो टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और अगर जो डिस्टेंस हो वो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी ना, तो चाल जो होगी वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। और जो समय होगा वो चाल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा भी दिया। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आर से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब तीसरी मैंने बात बताई आपको कि जब एक ही दिशा में दो चीजें चल रही होती हैं, तो जो इफेक्टिव स्पीड होती है वो दोनों का अंतर होता है।
चौथा मैंने आपको ये बताया कि जब एक दूसरे के सामने आमने सामने से चल रही होती है, विपरीत दिशा में चल रही होती है, तब जो इफेक्टिव चाल होती है तब उन दोनों का क्या होता है, एडिशन होता है। बस इतना ही समय, चाल समय और दूरी में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बात क्लियर हो गई। नाउ एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं उसको अलग से आपको पढ़ा दूंगा। अब मैं डायरेक्ट सीधे सवालों पे आ जाता हूं। अब आप बेसिक बेसिक जो बातें थी वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो पहला सवाल जो ये दिया गया है, इस सवाल को आप पढ़िए जरा और बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। तब तक मैं इसको बोर्ड को रफ कर लेता हूं। चलिए, आ गया उत्तर? अगर आ गया हो तो कमेंट में बताओ जरा क्या आया उत्तर। कुछ महान भाव तो ऐसे बैठे होंगे कि अभी सोच रहे होंगे कि अरे सर खुद ही करवा के बता देंगे, है ना। अरे सर को वर्दी नहीं पहननी, वर्दी आपको पहननी है, इसलिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमने तो पहन ली, हमें जो पहननी थी, है ना। आ जाओ जरा। दो रेलगाड़ियां, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आसान भी है। क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में, अभी समझाया कि समान दिशाओं में अगर होती है तब क्या करते हैं, जो इफेक्टिव चाल होती है वो दोनों का क्या होता है, अंतर। 59 और 32 का अंतर कितना होगा, 9 2 7 7 27 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उनकी क्या हो जाएगी, इफेक्टिव मतलब प्रभावी चाल। अब वो ये कह रहा है कि और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी, धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप मुझे ये बताइए, जब आप कभी ट्रेन में बैठते हैं और दूसरी ट्रेन आपके सामने होती है, तो उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं, जब एक ट्रेन क्रॉस कर रही होती है तो वो अपनी ही डिस्टेंस को क्रॉस कर रही होती है। ये बात भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिए कि एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही होती है तो वो अपनी ही डिस्टेंस को, मतलब अपनी ही लंबाई को वो क्रॉस कर रही होती है। और वही देखो इस सवाल में पूछा गया, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, तो अपनी ही लंबाई को उसने क्रॉस किया है। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर ये चल रही है, 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर ये चल रही है, तो 5/18 का पहले मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें 16 सेकंड का समय दिया गया था। तो 16 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जो डिस्टेंस वो कवर करेगी वो डिस्टेंस उस ट्रेन की अपनी खुद की डिस्टेंस होगी। यही है ना। तो 2 और 9 18, 2 और 8 16, 9 से 27 कट जाएगा 3 बार, तो 3 गुणे 5 किया कितना, 15, और 15 8 120। तो जो तेज चलने वाली जो गाड़ी होगी उसकी अगर मैं आपसे लंबाई पूछूं तो उसकी लंबाई कितनी आएगी, 120 मीटर। 120 मीटर उसकी लंबाई होगी। यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। बात समझ गए? आप समझ गए होंगे इस सवाल को। कुछ ऐसा था नहीं, सवाल में क्या था कि समान दिशाओं में चल रही, सॉरी समान दिशाओं में चल रहा था, तो इसमें क्या करना था, जो इफेक्टिव स्पीड थी, जो प्रभावी चाल थी, उसको हमने क्या किया, अंतर निकाल लिया। अंतर आया 27। 16 सेकेंड में वो अपनी ही, चूंकि वो क्या कर रहा था, दूसरी ट्रेन पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को या प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को, तो इस तरह का जब कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। तो उसने अपनी ही डिस्टेंस को पूछ लिया था, लंबाई को पूछ लिया था, तो उसकी लंबाई कितनी आ गई, 120 मीटर। समझ गए होंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। वीडियो पॉज करो और पहले आप इस सवाल का उत्तर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस सवाल का बहुत आसान सवाल है, इसलिए आपको बताना है, क्योंकि आप हमारे साथ साथ अगर करते चलेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होता चला जाएगा और फिर आप एग्जाम में आसानी से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, कर लिया? कितना आंसर आया, ए बी सी डी क्या आया, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा कि आंसर क्या आया। तब तक मैं इस सवाल को बताता हूं। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय क्या है। अब आप मुझे ये बताओ, सवाल आधा तो कंफ्यूज करने वाला सवाल है। उसने क्या बोला, ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने पर, तो 65 मीटर लंबा हो, 165 मीटर लंबा हो, 565 मीटर लंबा हो, 1,65 मीटर लंबा हो, उस प्लेटफॉर्म से हमें क्या लेना देना। उसने क्या बोला, खड़े एक व्यक्ति को पार करना है। इसका मतलब ट्रेन को अपनी ही जो लंबाई है उस लंबाई को पार करना है। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो यहां पे भी आप एक बात नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट डाल के, कि जब कोई ट्रेन या गाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो वह ट्रेन अपनी लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों लंबाइयों को पार करती है। तो 67 मीटर ट्रेन की लंबाई थी और 33 मीटर सुरंग की लंबाई थी। तो 10 सेकेंड में कितनी, वो 33 और 67 100 मीटर कवर कर लेती है। 10 सेकेंड में वो कितना कवर कर लेती है,
तो 1 सेकेंड में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर 10 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर कर लेगी। तो फिर ये बताओ कि ट्रेन, अब देखो यहां पे एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश की, एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, तो 65 मीटर तो उसने जबरदस्ती दे दिया ना, कोई यूज है उसका? मैंने क्या बताया था, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर पार हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन अपनी ही जो लंबाई है उस लंबाई को पार कर रही है। तो इस 65 का हमारे लिए कोई काम नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज कर दिया। तो इसका मतलब क्या, ट्रेन 67 मीटर की थी, तो 67 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर 1 सेकेंड में 10 मीटर लग रहा है, 1 सेकेंड में अगर ट्रेन 10 मीटर पार कर जाती है, तो 67 मीटर को पार करने में 67/10, तो 10 से भाग देंगे, 6.7 सेकेंड इस सवाल का सही उत्तर है। लेकिन इस सवाल में एग्जामिनर ने यहां तो आपको फंसा लिया। मेरे जैसा एग्जामिनर अगर होता ना, तो यहां पे मैं एक ऑप्शन दे देता 6.5, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से 99% लड़के हैं ना 6.5 इस सवाल का उत्तर लगा के आते और 1 नंबर आप दे के आते। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे तो चालाकी की, थोड़ा फंसाया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 6.5 नहीं दिया। अगर 6.5 देता ना, तो 99% बच्चों का ये सवाल गलत होता। तो यहाँ पे ध्यान से ये बात नोट कर लो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को पार करना है या किसी खंबे को पार करना है, तो ट्रेन अपनी ही जो लंबाई है ना उस लंबाई को पार करेगी। बात समझ में आ गई? ये सवाल यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, चलिए ये जब हम पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे। ये सवाल देख लो, एक दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात। ये सारे सवाल मैं वो करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले मैंने कहा कि चलो वो सवाल देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। दो ट्रेनों की, इस सवाल को आप करेंगे, आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये पीडीएफ फाइल आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपका आंसर इसका कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, इस सवाल का सही उत्तर क्या है। इस सवाल को आप खुद से ट्राई करिए। एक रेलगाड़ी, मैं क्वेश्चन नंबर अगला देखता हूं। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। आप मुझे बताओ कि अगर वो 15 सेकंड में पार कर रही है, इसका मतलब, और खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी बताया, जल्दी जल्दी बोलो क्या हुआ? कि ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को पार कर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि एक जो रेलगाड़ी है वो अपनी ही लंबाई को 15 सेकंड में पार कर जाती है, और एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप मुझे बताओ कि 15 सेकंड से 25 सेकंड, 10 सेकंड क्यों बढ़ गए? क्योंकि 10 सेकंड में ट्रेन 100 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है उसको पार कर जाती है। तो इसकी जो चाल होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना? 10 मीटर। तो उसने क्या पूछा कि रेलगाड़ी की अपनी लंबाई, और रेलगाड़ी अपनी लंबाई को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में पार करती है। तो 1 सेकंड में अगर 10 मीटर है, तो 15 सेकंड में कितना हो जाएगा? 150 मीटर। यही इस सवाल का उत्तर था। समझ पाए आप? ऐसे ही सवाल आते हैं कांस्टेबल में। कांस्टेबल का लेवल उतना हाई नहीं है, ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा सवाल टेक्निकल घुमा के पूछ लेता है, लेकिन उसकी जो ग्रेविटी होती है ना क्वेश्चन की, टफ की ग्रेविटी जो होती है ना, वो ऐसी रहती है, बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछता है। ये सवाल अच्छा है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी। ये सवाल आप पहले खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि ये सवाल अच्छा सवाल है, और इस सवाल में आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। नोट करके आप इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो जरा कि क्या है। जब इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए, मतलब दो टाइम दे दिए जाए, यहाँ पे टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं, केवल स्पीड उसने बता दी है, तो हम एक चीज को कांस्टेंट कर लें। अगर कोई ट्रेन 8 बजे निकल रही है, दूसरी ट्रेन 9 बजे निकल रही है, तो मैं बोलूंगा कि जो ट्रेन 8 बजे निकल रही है पहले 1 घंटे उसको निकाल दो। अच्छा, पहले इस बात को बहुत बेसिक बात से समझ लेता हूं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेता हूं। आपने अपने दोस्त को फोन किया कि आप 7 बजे निकलना, और आपका दोस्त और आपके घर से 100 किलोमीटर दूर रहता है, और आपने बोला कि मैं भी 7 बजे निकलूंगा, लेकिन आपको निकलते निकलते 1 घंटा हो गया लेट, आप निकले 8 बजे, और दोस्त आपका निकल गया 7 बजे, और दोस्त की स्पीड थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे और आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं आपसे आप ये भी तो कह सकता हूं ना कि जब तक 8 बजेंगे, जब तक आप निकलेंगे, तो दोस्त आपका 10 किलोमीटर निकल चुका होगा। तो आपके बीच में जो डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर की, आपके बीच में जो ये डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, जैसे मैं, ये दोस्त है आपका और ये आप हैं यहां पर, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, और आप दोनों ने रात में प्रॉमिस किया कि यार अपन ना 7 बजे निकलेंगे ताकि हम लोग टाइम से मिल पाए।
आप जिससे मिलना होगा वो तो आप देखिए समझ ही पाएंगे किसको किससे मिलना है। तो दोस्त तो आपको उसको तो मिलने की जल्दी थी, तो वो तो 7 बजे निकला, लेकिन आपको निकलते निकलते 8 बज गया। तो 8 बजे, और इसकी अगर मैं बोलूं कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और आपकी मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर पर आवर है, तो जब तक 8 बजेंगे तब तक आपका दोस्त 10 किलोमीटर चल चुका होगा। ये दूरी 10 किलोमीटर होगी। इतनी बात समझ पाई? मैं बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, तो आप कहेंगे सर 10 किलोमीटर तो पहले वो चल चुका है, अब बजे 8 बजे मैं घर से निकलूंगा और ये यहां पहुंच चुका होगा। तो अब जो बीच की दूरी होगी 100 में से 10 कम हो जाएगा, 90 किलोमीटर हमारे दोनों के बीच की दूरी बची होगी। इतना ही है ना। अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चल रहे हैं, वो सवाल तो हम बाद में करेंगे। यही है ना। अब आप और आपका दोस्त एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप इधर की तरफ चल रहे हैं और आपका दोस्त इधर की तरफ चल रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं ए से बी की तरफ, आपका दोस्त चल रहा है बी से ए की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं, या कह लो कि एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तब जो उनकी चाल होती है उसको जोड़ दिया जाता है। जो प्रभावी चाल होती है उसको जोड़ दिया जाता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने बजे मिलेंगे, तो दोनों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? दोनों की जो बीच की दूरी थी वो कितनी बची थी? 90 किलोमीटर बची थी। और स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 इसकी, 20 आपकी, 30। तो आप दोनों 3 घंटे के बाद मिल जाएंगे। ये घटना कब घटी? जब 8 बजे आप निकले थे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 11 बजे हम दोनों दोस्त मिलेंगे। कितने बजे मिलोगे? 11 बजे। बिल्कुल सेम यही सवाल है। ये मैंने आपको डिजिट हल्की रखी, मतलब आसान रखी। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको सवाल समझाया। अब आपका काम होमवर्क है कि क्वेश्चन नंबर 86 जो ये लिखा हुआ है, इसको आप घर पे बैठ के करेंगे और हम आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये सवाल बहुत पेटेंट सवाल है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि एक टाइम पे इस सवाल को पूछना लिया। हर एग्जाम में इस सवाल को पूछा जाता था। कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें? मैंने आपको क्या बताया कि अगर चोर इस दिशा में चल रहा है तो पुलिस भी इसी दिशा में चलेगी, उसके पीछे पीछे। और जब समान दिशाओं में कोई व्यक्ति चल रहा होता है, तो जो प्रभावी चाल होती है, क्या प्रभावी चाल जो होती है, ब्लैक में ले लेता हूं। अच्छा, प्रभावी चाल जो होती है वो क्या होता है? दोनों का अंतर 8 में से 7 जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर, या फिर आप कह सकते हो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। यही होगी ना। चाल तो निकाल ली। अगर सिपाही की 8 है और पुलिस की कितनी है, सॉरी चोर की 7 है, तो पुलिस तो वैसे ही तेज दौड़ेगी। सिपाही वो चोर तो धीरे धीरे दौड़ेगा, क्योंकि पुलिस को पकड़ना भी तो है ना चोर को। तो जो उसकी प्रभावी चाल निकल के आई वो कितनी निकल गई? 5/18 मीटर पर सेकेंड। वो कितने पीछे था? मात्र 200 मीटर पीछे था। तो ये 200 मीटर को कवर करने में चाल कितनी आ गई? डिस्टेंस ये हो गई, ये दूरी हो गई, चाल ये होगी, तो समय निकल आएगा 5/18 करोगे तो ये 18 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे 200/5, और ये हो गया 18, 5 से भाग दो, तो ये आ जाएगा आपका 720 सेकेंड। आंसर है? नहीं, मिनट में दिया गया है, तो 60 से आप फिर भाग दे दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 मिनट। यही इस सवाल का सही उत्तर था। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस किस सवाल में आपको दिक्कत आई, कहां कहां आपको समझने में दिक्कत हुई है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई भी डाउट है ना, कहीं पे भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया, वहां पे जाके जुड़ जाए। मैं चाहता हूं कि जो तैयारी बच्चा कर रहा है ना, वो वर्दी पहने। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, उसकी स्थिति केवल उसी को पता होती है कि वो किस परिस्थिति में रह के तैयारी कर रहा है। तो आपको अगर मेरा वीडियो समझ में आया, पसंद आया, क्लास आपको ठीक लगी, आपको लगता है कि मैं आपकी नैया पार करवा सकता हूं, और मैं आपको ये 1 महीने का जो क्रैश कोर्स टाइप में चलाने वाला हूं, उसमें मैं आपको मतलब लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकता हूं, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे यार हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आगे का वीडियो आप जरूर देखें। इसमें एक दो सवाल छूटे हुए, अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उसको अगले वाले वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। और आगे के वीडियो में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में और जो नए नए टाइप के सवाल बन सकते हैं, जिनकी संभावनाएं रहती हैं कि वो कांस्टेबल, देखो
हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है, उस पैटर्न को हम पहले स्टडी करते हैं कि हाँ इस अगले सवाल क्या आ सकते हैं, फिर उस तरह के सवाल हम लेके आते हैं। तो अगले सवाल जो संभावित सवाल होंगे उन सवालों को मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा। मुझे लगता है कि 2 या 3 क्लास में आपका टाइम एंड स्पीड कांस्टेबल लेवल का लगभग खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें, और जुड़ने का बस एक ही तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो टेलीग्राम चैनल दिया है ना, टेलीग्राम की लिंक दी है, उसमें आप आके जुड़ जाइए। तो वहां पे क्या है, हमारी कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ होती रहेगी, और कुछ भी डाउट है तो हम एक दूसरे को सॉल्व करते रहेंगे। वीडियो को यार सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, उन कॉन्सेप्ट के साथ जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।